इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज का मुद्दा में बात करेंगे विकास की परियोजना बुंदेलखंड की योजना। यूपी में चुनावी बाजार सज चुका है। वोट मांगने के लिए नेता शहर से गांव तक का चक्कर लगा रहे हैं। यूपी के मतदाता इस बार किस पर मेहरबान होते हैं ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इस बार बुंदेलखंड की बंजर जमीन पर कौन सी पार्टी का जीत का फसल काटेगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 2017 के चुनाव में बुंदेलखंड में बीजेपी का डंका बजा था और वो विपक्ष को पूरी तरह से उसने सफाया कर दिया था। कभी जहां बसपा का दबदबा हुआ करता था, लेकिन 2017 में मोदी लहर का खुमार यहां के लोगों के सिर चढ़कर इस कदर बोला था कि सभी 19 सीटें बीजेपी की झोली में चली गई थी। अब 2022 में भी वही जीत दोहराने के लिए पूरी कसरत शुरू हो गई है। इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव का जोर है तो यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों का जोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड में भाजपा की उम्मीदों को और बुलंद करने वाले हैं। शुक्रवार को दौरे पर आ रहे पीएम मोदी बुंदेलखंड में योगी सरकार और भाजपा के लिए सबसे बड़ा चुनावी प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। मोदी के दौरे के जरिए भाजपा बुंदेलखंड में अपनी चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत झांसी में बुधवार से शुरू हुए झांसी जलसा उत्सव का समापन 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। रक्षा क्षेत्र में सरकार की योजनाओं के शिलान्यास के साथ ही देश की रक्षा के प्रति संकल्प, शौर्य, पराक्रम और बलिदान की भारतीय परंपरा की झलक से झांसी जलसा ऐतिहासिक बनेगा। पीएम इस दौरान बुंदेलखंड के लोगों को अरबों रुपए की योजनाओं की सौगात भी देंगे। झांसी में 600 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास, झांसी में ही अटल एकता पार्क का लोकार्पण, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की झांसी इकाई का शिलान्यास, एनसीसी के सिमुलेटर ट्रेनिंग फैसिलिटी का शुभारंभ, एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन का शुभारंभ करेंगे। तो वहीं महोबा में अर्जुन बांध परियोजना के लोकार्पण समेत कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। महोबा और झांसी में 2 जनसभाओं के जरिए पीएम मोदी बुंदेलखंड में भाजपा का चुनावी एजेंडा सेट करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले हर सियासी दल अब बुंदेलखंड का रुख कर रहा है। गुरुवार को चित्रकूट में प्रियंका गांधी का संवाद इसी चुनावी विषाद का हिस्सा रहा। देश की संसद से लेकर राज्य के विधानसभा तक बुंदेलखंड हमेशा में चर्चा में रहा। बुंदेलखंड में कुल 7 जिले जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट हैं। 7 जिलों में कुल 19 विधानसभा सीटें हैं। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी नंबर 1 पार्टी रही तो सपा दूसरे नंबर पर रही। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने सभी 19 सीटों पर बाजी मारी थी। सूखे और भयंकर गरीबी से त्रस्त बुंदेलखंड को बीजेपी से आस रही तो 2022 से पहले बीजेपी को बुंदेलखंड से जीत की दरकार है। दशकों से पूरी तरह से उपेक्षा का शिकार रहा बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग भी उठती रही है। साल 2007 में मायावती सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार किया था, लेकिन इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। बुंदेलखंड के बंटवारे को लेकर वहां की जनता ने मायावती का साथ तो दिया, लेकिन उम्मीदें परवान नहीं चढ़ पाई। बड़े मुद्दों में बुंदेलखंड में सूखा सबसे बड़ी समस्या है। रोजी रोटी के लिए किसानों का पलायन, बैंक कर्ज के चलते किसान आत्महत्या, खनन का अवैध कारोबार यहाँ की पहचान माना जाता है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की सरगर्मी के बीच सभी राजनीतिक दल अपने अपने मोहरे बुंदेलखंड में सेट कर रहे हैं। कहीं गठबंधन की बातें हो रही हैं तो कहीं चुनावी मुद्दों की। देश के सबसे बड़े राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड के कई मुद्दे गर्म रहने वाले हैं, जो सियासत की दिशा और दशा बदलने का दम रखते हैं। बुंदेलखंड की एक पुरानी कहावत है, पेट को पानी न खेत को पानी।
बुंदेलखंड में पानी के मुद्दे की सियासत कोई नई नहीं है, क्योंकि सूखे की मार झेलने वाले बुंदेलखंड ने सियासत को हमेशा हरा भरा रखा है। ऐसे में पीएम का बुंदेलखंड दौरा कई मायनों में खास है। विकास की परियोजनाओं की सौगात देकर पीएम मोदी बुंदेलखंड जीत की योजना बना रहे हैं, लेकिन ये योजना कितनी कामयाब होगी, ये बड़ा मुद्दा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो प्रधानमंत्री का जो कल का दौरा है काफी मायनों में ये अहम है, क्योंकि अरबों की सौगात बुंदेलखंड वासियों को मिलने वाली है। और बात करें तो चुनाव को देखते हुए इस दौरे की, वो भी काफी अहम है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। पिछली बार की अगर चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने यहां जो 19 विधानसभा सीटें हैं सब में जीत का झंडा फहराया था। और जो सांसद हैं वो 4 सांसद हैं यहां से, वो भी बीजेपी के हैं। बीजेपी ने पिछले चुनाव में कई सारे वायदे भी किए थे। खासकर बुंदेलखंड की जो समस्या है वो सूखे की समस्या है। सूखाग्रस्त ये इलाका है, जिसकी वजह से यहां पर लगातार पलायन होता रहता है, जिसकी वजह से आपको बता दें सीटें भी घट गई हैं। एक समय में बुंदेलखंड में विधानसभा सीटें जो थी 21 होती थी, जो घटकर अब 19 हो गई हैं। और वजह यह है क्योंकि सूखे की इस कदर मार है। लोगों को खेती किसानी की जो मौसम आता है, कुछ ही खेती यहां पर हो पाती हैं, पानी मिलता नहीं है पीने के लिए, सिंचाई की उम्मीद क्या करे। थोड़ी बहुत खेती होती है, उससे उसका खर्चा नहीं चलता है, और जब खर्चा नहीं होता भुखमरी की कगार चला जाता है किसान, जिसको चलते हुए काफी सारी संख्या में किसानों ने यहां से पलायन कर दिया है। कुछ गुजरात चले गए, कुछ मुंबई चले गए, कुछ दिल्ली चले गए, जहां वो मजदूरी कर रहे हैं। 2 वक्त की जो रोटी है उसकी जुगाड़ में बेचारे वो अपना घर बार छोड़कर चले गए, जिसके बाद 21 विधानसभा सीटों वाले बुंदेलखंड में सीटें 2 घट गई हैं। अब जो ये योजना बुंदेलखंड को प्रधानमंत्री कल देने वाले हैं, ये काफी अहम है, क्योंकि बुंदेलखंड को लेकर एक कहावत भी है, भौरा तोरो पानी गजब करी जाए, गगरी ना फूटे खसम मरी जाए। क्या ये जो कहावत है या फिर लोकगीत है, ये इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा, अतीत में चला जाएगा। अगर ये योजना जो है जिस तरह से बता रहे हैं, अगर योजना सही मायने में चरित्रार्थ हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड वासियों को पानी की जो कमी से जूझना पड़ रहा था वो नहीं पड़ेगा। इस खासकर अर्जुन सहायक परियोजना की बात करें तो इससे बांदा, महोबा और कई सारे जो बुंदेलखंड के जिले हैं उसमें इसका फायदा होने वाला है। करीब 1.5 लाख जो गांव हैं उनको इसका फायदा मिलने वाला है, और कह सकते हैं कि इससे कहीं ना कहीं 1.5 लाख गांवों के लगभग कई किसान इस परियोजना का सीधा लाभ लेंगे। वहीं 4 लाख लोगों को पेयजल सुविधा का भी फायदा मिलने वाला है। जो पीने के पानी की समस्या है उससे भी निजात मिलेगी। कहीं ना कहीं बीजेपी इसको पूरी यूएसपी मान रही है। अब अगर ये बीजेपी का दांव सही बैठता है, जैसा बताया जा रहा है, जिसका फायदा लोगों को मिलेगा, तो एक बार फिर से बीजेपी वही करिश्मा जो 2017 में दोहराया था, 2017 में किया था, वो दोबारा दोहरा लेगी, कहीं कोई संशय नहीं है। वहीं अगर खनन की बात करें, खनन का भी बड़ा कारोबार होता है, चाहे वो पिछली सरकारें हों, बहुजन समाज पार्टी की, समाजवादी सरकार हो, सब ने खूब खनन किया है, उनके मंत्रियों ने, नेताओं ने। और खनन में कई सारे नेताओं के साथ साथ जो क्षेत्रीय, जिनको कहते हैं क्षेत्रीय दबंग, वो भी शामिल होते हैं। और खनन का कितना पैसा सरकार के राजस्व में पहुंचता है, कितना बढ़ता है, यह भी अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। क्योंकि अवैध खनन के सबसे ज्यादा मामले अगर उत्तर प्रदेश में आते हैं तो बुंदेलखंड से आते हैं। उसको लेकर सरकार की क्या पॉलिसी होगी आने वाले समय में, इस पर भी बात करेंगे। और जो बाकी पार्टियां हैं उनकी कितनी तैयारी है, क्योंकि अगर पिछली सरकारों की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने एक वक्त इसको अलग राज्य का दर्जा देने की मांग भी उठाई थी, और इसके लिए केंद्र सरकार को अपना फाइल जो होता है पूरा बनाकर भेज दिया था। हालांकि केंद्र सरकार ने वहां से जो उनके जो अनुमति होती है, जो वहां की कागजी कार्रवाई होती है, वो नहीं हो पाई, वो एक अलग मामला है। और अलग राज्य को लेकर भी मांगे उठती रही हैं, क्योंकि अलग राज्य होने से वहां के लोगों को लगता है जितना फायदा अलग राज्य होने से मिलेगा शायद उनको अभी नहीं मिल पा रहा है। तो कल का दिन काफी ज्यादा अहम है, बहुत खास है। कल वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले महोबा जाएंगे और उसी दिन वापस वो झांसी भी जाएंगे, जहां पर लोगों को संबोधित करेंगे।
कई सारी सौगातें देने वाले हैं। आपको बता दें, झांसी में 600 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट का वो शिलान्यास करेंगे और झांसी में ही अटल एकता पार्क का लोकार्पण भी करेंगे। भारत डायनामिक्स लिमिटेड की झांसी इकाई का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं एनसीसी की सिमुलेटर ट्रेनिंग फैसिलिटी का भी शुभारंभ करेंगे। एनसीसी एलुमिनी एसोसिएशन का शुभारंभ भी करेंगे। वहीं महोबा में अर्जुन बांध परियोजना का लोकार्पण करेंगे, जो काफी ज्यादा अहम है। इस बांध के जरिए कई गांवों को, जिलों को इसका फायदा मिलेगा। और खास बात यह है कि सभी बांधों को एक साथ जोड़ा गया है, चाहे वो हमीरपुर हो, महोबा हो, बांदा हो, चित्रकूट हो, सभी बांधों को एक साथ जोड़ा गया है, जिसका फायदा सभी को मिलेगा। जहां ज्यादा पानी की समस्या है उसको उसका फायदा मिलेगा, जहां कम पानी की समस्या है उसको भी उसका फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा कई सारी और भी योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री। बुंदेलखंड में 7 जिले हैं, 19 विधानसभा सीटें हैं। जो 7 जिले हैं वो जालौन हैं, झांसी हैं, ललितपुर हैं, हमीरपुर हैं, महोबा, बांदा, चित्रकूट हैं। और जो सीटें विधानसभा की 19, सभी पर बीजेपी का कब्जा है। 2012 की अगर बात करें तो बीएसपी जो थी वहां पर 1 नंबर पार्टी रही है, समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। ये सिलसिला कोई आप पहले का नहीं, इसके पहले जो पूरा दशक जो पिछला था, वहां कभी समाजवादी पार्टी तो कभी बहुजन समाज पार्टी अपना झंडा बुलंद करती रही है। लेकिन वहां के लोगों को जो उनका हक मिलना चाहिए, जो उनका अधिकार मिलना चाहिए, जो सरकारों से उनकी मांगे रहती हैं, चुनाव के वक्त बड़े बड़े नेता वहां पहुंचते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद स्थिति वही हो जाती है। सूखा और खासकर जो आवारा पशुओं की समस्या है बहुत ज्यादा है। फसल होगी नहीं खेतों में तो पशु क्या करेंगे? पशु भूख से मर जाते हैं या फिर वो घूमते रहते हैं। और इसकी वजह से कई सारी घटनाएं भी होती हैं। और किसानों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि दिन में तो वो खेती करता है और रात को वो लाठी लेकर खेत में जागता रहता है। मतलब ना दिन को उसको चैन है ना रात को उसको चैन है। दिन में खेती करता है, रात को जागता है। तो किसानों को क्या अन्ना प्रथा से छुटकारा मिलेगा? किसानों को क्या पानी मिल पाएगा सिंचाई के लिए, खेती के लिए, पीने के लिए? जो ये योजना है इसका कितना फायदा किसानों को मिलने वाला है? जिस तरह से बताया जा रहा है अर्जुन परियोजना के बारे में, अर्जुन सहायक परियोजना के बारे में, उससे करीब कई सारे गांवों को, कई सारे जिलों को इसका फायदा मिलने वाला है। अगर ये सही मायने में योजना चरितार्थ होती है तो बीजेपी को निश्चित रूप से इससे फायदा पहुंचेगा। तो कल का जो दौरा है प्रधानमंत्री का काफी ज्यादा अहम है, बहुत खास है पूर्वांचल माफ कीजिए बुंदेलखंड वासियों के लिए। सालों से, बरसों से बुंदेलखंड के जो लोग हैं वो सूखे की मार से परेशान हैं, अन्ना प्रथा से परेशान हैं। अवैध खनन जोरों पर चलता है, लेकिन उसका जो फायदा है, जो रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है, वो बुंदेलखंड के लोगों के खाते में नहीं आता, वो सीधे सरकार के पास आता। सरकार अपने हिसाब से पैसा खर्च करती है, क्योंकि बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो उस हिसाब से पैसा खर्च होता है। अगर सिर्फ खनन का जो पैसा, खनन से जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, अगर वही वहां खर्च कर दिया जाए तो बुंदेलखंड की सारी समस्याएं दूर हो जाएं। लेकिन ऐसा होता आज तक नहीं आया है। लेकिन जो कल योजनाएं जो हैं जिनका लोकार्पण होना है प्रधानमंत्री के द्वारा, अगर वो योजनाएं सही से काम करती हैं तो निश्चित रूप से वहां के लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो कल प्रधानमंत्री का बुंदेलखंड का दौरा है, अरबों की सौगात मिलने वाली है बुंदेलखंड वासियों को। और जो बरसों से समस्या बनी रही है पलायन की, शायद उस पर भी अब लगाम लग जाए। आपको बता दें कल वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी है, और जिसको लेकर प्रधानमंत्री उस पर कल ही का दिन चुना गया है। खासकर इसके पहले प्रधानमंत्री आ सकते थे क्योंकि योजनाएं जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कल का ही दिन चुना गया। तो कल जो झांसी का जो किला है, झांसी के किले से प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे।
और कई योजनाओं को ये सौगात है लोगों को मिलेगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ एसपी सिंह चौहान हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ बादशाह सिंह हैं, आंदोलनकारी हैं, कांग्रेस पार्टी से इनका नाता है, कई बार के विधायक रहे हैं, कई पार्टियों में ये रह चुके हैं और मंत्री भी रहे हैं। सबसे पहले एसपी सिंह जी, आप ही से समझना चाहूंगा, जो ये योजनाएं जो हैं, तमाम बड़ी योजनाएं हैं, जैसा कि जानकारी मिल पा रही है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? कितना फायदा बुंदेलखंड वासियों को मिलने वाला है? हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको हम बता रहे हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुंदेलखंड का दौरा है। कल वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी है। 19 नवंबर की कल तारीख है। कल के दिन वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है और कल ही के दिन प्रधानमंत्री झांसी पहुंचेंगे। तमाम सारी सौगातें जो हैं बुंदेलखंड वासियों को देंगे और कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका फायदा बुंदेलखंड वासियों को मिलने वाला है। जो वहां की मूल समस्या है, सूखे की है, पानी की है, क्या अब इन योजनाओं के बाद लोगों को पानी की समस्याओं से निजात मिल जाएगी या फिर पानी की समस्या जो है बनी रहेगी? ये भी सवाल है, क्योंकि दावे और वायदे तो तमाम किए जाते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, जब वो केंद्र में थी तो उसने भी बांध बनाए थे। शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी, लेकिन उस बांधों का फायदा आज तक नहीं मिल पाया है। क्या ये योजनाएं जो हैं, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री करने आ रहे हैं, क्या इसका फायदा जमीनी स्तर पर मिल पाएगा? क्योंकि कहा तो जा रहा है कई सारे जिले, कई लाख जो गांव हैं, सीधे तौर पर किसानों को सिंचाई का पानी मिलेगा और करीब 4 लाख लोगों को जो पीने की समस्या थी पानी की, वो स्वच्छ जल भी उनको मुहैया होगा। तो तमाम सारी सौगातें कल बुंदेलखंड वासियों को प्रधानमंत्री देंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं वे भी मौजूद रहेंगे। कल का दिन काफी खास रहने वाला है। इसके पहले अगर आपको बता दें तो प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वे भी चित्रकूट के दौरे पर पहुंची थी। चित्रकूट भी जो है बुंदेलखंड का एक हिस्सा है। वहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा भी की और उन्होंने भी बड़े बड़े दावे किए। लेकिन कल प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है बहुत ज़्यादा खास है, बहुत अहम है। अरबों की सौगातें जो हैं प्रधानमंत्री कल बुंदेलखंड वासियों को देने वाले हैं। और आपको बता दें कल का दिन और भी खास है, खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए। कल आयरन लेडी के नाम से मशहूर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी जयंती है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी उनकी जयंती को मनाएगी, हालांकि बीजेपी के बड़े नेता भी उनको नमन करने पहुंचते हैं, ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो कल का दिन काफी खास रहने वाला है। चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। चुनाव से पहले बुंदेलखंड का ये दौरा, बीजेपी नहीं चाहती है कि जो पिछली बार करिश्मा हुआ, 19 की 19 सीटें बीजेपी के खाते में आई, अब उनमें से कोई भी सीट कम ना हो, उसको लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और सरकार ने कई सारी योजनाओं पर बरसों से काम किया। हालांकि जो सड़क निर्माण की अगर बात करें तो सड़क निर्माण जो है उस पर भी बीजेपी ने काम किया है। हमारे साथ बादशाह सिंह जो आंदोलनकारी हैं, कांग्रेस पार्टी से कई बार के विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, वो जुड़ गए हैं। बादशाह सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज साफ नहीं आ रही आपकी अभी। जी सर, हमारा सवाल है, कल प्रधानमंत्री जी का दौरा है, कई सारी सौगातें बुंदेलखंड को मिलने वाली हैं, किस तरह से देखते हैं अगर राजनीति को अलग कर दें? सर हाँ, फिर से जरा सवाल कीजिए, आवाज साफ नहीं आ रही।
ठीक है सर, आपके पास हम आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह चौहान भी जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल जी के न्यूज ने कम से कम बुंदेलखंड के बारे में उठाया, तो मैं कोई चैनल ऐसा नहीं जो बुंदेलखंड की गरीबी और हालात को देखते हुए इसकी समस्याओं का समाधान करे। नहीं, हम पहले भी लगातार बुंदेलखंड की जो समस्याएं उसको दिखाते रहे हैं और हमारी कोशिश है कि समस्याएं जो हैं वो जाननी जरूरी है, उस पर काम करना जरूरी है और सरकार को अपना जो जिम्मेदारी है उसको निभाना चाहिए। सर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और कई सारी सौगातें लेकर आ रहे हैं और कल के दिन वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी है और झांसी के किले से हुंकार भरने वाले प्रधानमंत्री, कैसे देखते सर इस पूरे दौरे को? पहली बार इतना बड़ा रास्ता बनेगा विकास का, संपन्नता का, इतना खनिज होने के बाद भी बुंदेलखंड गरीब ही रहा है। और मोदी जी ने कम से कम अर्जुन बांध को बना करके और बांधों को जोड़ने की जो प्रक्रिया शुरू की है, इससे मैं समझता हूँ बुंदेलखंड को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। दूसरी चीज, जो कॉरिडोर बना रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या जो थी गरीबी की, बेरोजगारी की, वो बहुत ही अच्छी तरीके से खत्म होगी। और जो लोग बेचारे भाग भाग करके बाहर जाते हैं नौकरी की तलाश में, आज कम से कम उनको स्थिरता मिलेगी। जी तो हमारे ख्याल से मोदी जी ने जो कदम उठाया है बुंदेलखंड को विकसित करने के लिए, ये बहुत बड़ा कदम है। आने वाले भविष्य में बुंदेलखंड एक रिच जो है क्षेत्र में गिना जाएगा। मेरी समझ में 7 जिले ऐसे हैं जो बुरी तरह प्रभावित रहे, बाढ़, सूखा, गर्मी, इसकी वजह से बुंदेलखंड कभी भी आज तक उन्नति नहीं कर पाया है। हालांकि मैं भी बुंदेलखंड का इंचार्ज रहा हूँ और मैं जानता हूँ बुंदेलखंड की स्थिति का। एक एक बूंद पानी के लिए लोगों को कोसों जाना पड़ता है। और मायावती के शासन में चाहे सपा के शासन में जो मंत्री रहे, इन्होंने सिर्फ लूटा खसोट की है, बाकी तो कुछ विकास तो नहीं कर पाए लोग। बस ये जरूर किया है कि उन्होंने वहां पर जातियों से आपस में लड़ा दिया लोगों जी, ये सबसे बड़ी समस्या रही है। लेकिन हाँ, अब उम्मीद की किरण जो है वो बुंदेलखंड के लिए, उम्मीद की किरण जो है वो जाग रही है कि कल की जो घोषणाएं होंगी, बड़े बड़े ऐलान भी होंगे, उद्घाटन होगा, उसका फायदा जो है अब बुंदेलखंड वासियों को मिल पाएगा। हमारे साथ बादशाह सिंह बने हुए हैं। सर, आपको आवाज आ रही हमारी? हाँ, आ रही है भैया जी। सर, कल प्रधानमंत्री बुंदेलखंड के दौरे पर हैं, महोबा पहुंचेंगे, फिर झांसी पहुंचेंगे और तमाम सारी सौगातें जो हैं कल बुंदेलखंड वासियों को मिलने वाली हैं। कैसे देखते हैं सर? क्या अगर राजनीति से इतर बात करें तो कहीं ना कहीं कल का दिन बहुत खास है बुंदेलखंड वासियों के लिए? निस्संदेह मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बुंदेलखंड वासी माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत बड़ी विकास की उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक कड़वा सच भी बताना चाहता हूँ। मेरा 32 साल का सामाजिक और राजनीतिक जीवन है जी। जब विधानसभा या लोकसभा के चुनाव आते हैं, जो भी सरकार सत्ता में रहती है, उनके बड़े नेता आते हैं और घोषणाओं की झड़ी लगा देते हैं और जमीन पर उन घोषणाओं का क्रियान्वयन होता नहीं है। और मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं। मैं खरेला में पानी की समस्या थी, तो माननीय, आज वो नहीं है, स्वर्गीय लालजी टंडन जी का कार्यक्रम लगा, वो नगर विकास मंत्री थे, उनको शिलान्यास करना था। तो वो बोले कि मैं उस परियोजना का शिलान्यास नहीं करता जिसमें धन का आवंटन ना हुआ हो। तो मैंने कहा कि आपके जाने के बाद हमारे क्षेत्र के लोग मुझे दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू करेंगे। बड़ी मुश्किल में उन्होंने उसका शिलान्यास किया और लौट करके सीधा दिल्ली गए और विश्व बैंक से परियोजना के लिए पैसा लेकर के आए और अर्जुन बांध से चरखारी, सुदामापुरी, रिवई, खरेला, अस्तौन, इस सब गांव के लोगों को पेयजल के लिए पैसा मुहैया हुआ। तो घोषणा के पीछे कितना समर्पण है और कितनी
उन घोषणाओं के ऊपर जब क्रियान्वयन होता है, निगरानी होती, सबको मालूम है कि बुंदेलखंड विविधताओं से भरा हुआ प्रदेश है। ठीक है सर, ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे इस दौरे को लेकर उनकी क्या राय है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद रिंगाल से बना ये बेजोड़ हस्तशिल्प आज देश ही नहीं विदेशियों को भी खूब भा रहा है। इन्हें गिफ्ट हैम्पर के साथ ही साज सज्जा और अन्य कई तरह के उपयोग में लाया जा रहा है और ये सब संभव हो पाया है उत्तराखंड सरकार की हस्तशिल्पियों के लिए शुरू की गई स्वरोजगार योजना से। सरकार ने उद्यमशील युवक युवतियों, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों को स्वरोजगार की ओर अभिप्रेरित करने का बीड़ा उठाया है। उद्योग विभाग द्वारा मार्गदर्शन देने के साथ ही उद्यम स्थापना से संबंधित सभी योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। सरकार की इस पहल से जहां हस्तशिल्पियों को घर पर ही रोजगार मिल रहा है, वहीं उत्तराखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प को भी मिल रही है नई पहचान। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में कराई जा रही है उपलब्ध। यहाँ पे हम हैंडीक्राफ्ट में रिंगाल से ज्वेलरी बनाते हैं और खजूर के पत्ते से ज्वेलरी बनाते हैं और काफी ज्यादा बिकती भी है। बाहर के लोग ज्यादा पसंद करते हैं इन चीजों को। जो आज हमारा रिंगाल हस्तशिल्प और वुडन क्राफ्ट का हस्तशिल्प है, वो हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी हमारे रिंगाल की जो है काफी मांग हो रही है। मैं इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को धरातल पर उतार रही है उत्तराखंड सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार, स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और आज का मुद्दा में बात कर रहे हैं। कल बुंदेलखंड का प्रधानमंत्री का दौरा है, कई सारी सौगातें कल वो बुंदेलखंड को देने वाले हैं। इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलने वाला है, चूंकि चुनाव नजदीक है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह चौहान जी बने हुए हैं। एसपी सिंह जी, आप ही के पास आएंगे। सवाल सर ये है, कल दौरा है प्रधानमंत्री का, तमाम सारी सौगातें मिलने वाली हैं, क्या ये सौगातें जो हैं पहले नहीं दी जा सकती थी? चुनाव के पहले का ही वक्त निर्धारित किया गया?
पार्टी चाहती कि हम चुनाव के दरमियान ऐसी घोषणाएं करें, लेकिन जहां तक भाजपा की घोषणाओं की बात है, भाजपा जितनी घोषणाएं करती है उसमें सत्यता होती है। अभी तक जो घोषणाएं होती रही है वो सिर्फ जो है दिखावा रहा है और लोगों को लुभावती रही बस। और बाकी भाई बसपा भी शासन में रही है, सपा भी शासन में रही है। ये बताइए आज के इतिहास में बुंदेलखंड को मिला क्या है, जबकि दोहन ज्यादा हुआ है। भाई जितना खनिज बुंदेलखंड से निकलता है, मैं समझता हूँ कि इतना रिच क्षेत्र होने के बाद भी गरीबी और बदहाली की हालत में हो। ये तो शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो आज तक वहाँ शासन करते रहे, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद रहे हो। मैं वहाँ बुंदेलखंड में रहा हूँ, मैंने तो एक चीज को देखा है कि वहाँ पर राजनीति ज्यादा होती, काम कम होता है। और खासकर बसपा और सपा ने तो लूटा है। वहाँ पर तो ऐसे नेता रहे जिन्होंने खनन के मामले में पूरी, ये समझ लीजिए कुरई से लेकर के आपकी मौदा और हर जगह, मतलब मैं समझता हूँ चित्रकूट तक समझ लीजिए दोहन हुआ है खनिज का। कम से कम भाजपा जो घोषणा कर रही है उसमें कम से कम आज सामने जो आने वाला है वो वहाँ के लिए बहुत फलीभूत होगा। और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कदम भाजपा के समय में कभी नहीं उठाया गया आज तक, मेरी जानकारी में जहाँ तक। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, सैयद कासिम हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सैयद साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सैयद साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, कल प्रधानमंत्री का दौरा है, कई सारी सौगातें बुंदेलखंड को मिलने वाली हैं, क्या नजरिया है आपका? देखिए शैलेंद्र भाई, प्रधानमंत्री जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपना पूरा समय, अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा केंद्र सरकार का खजाना, केंद्र सरकार के मंत्रियों को लाकर रोजाना कोई ना कोई योजना, कभी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन शिलान्यास, कभी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, कभी बनारस वाराणसी में तमाम तरह की योजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, उससे एक बात तो ये साफ हुई जा रही है कि ये सारी चीजें जो हैं चुनाव के दृष्टिगत हो रही हैं। बात बुंदेलखंड की अगर की जाए तो बुंदेलखंड हमारे यहाँ, जैसे हमारे अभी पत्रकार मित्र कह रहे थे, हमारे प्रदेश की खनिज संपदा का सबसे बड़ा मरकज अगर कोई है तो बुंदेलखंड है। और बुंदेलखंड में अगर आप याद करेंगे, इससे पूर्व में आप बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि एक बार पानी की ट्रेन लानी पड़ी थी कि पानी की इतनी समस्या है। बुंदेलखंड पानी की समस्या से जूझ रहा है। बुंदेलखंड को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आवश्यकता शायद उतनी नहीं है जितनी बुंदेलखंड को पानी की आवश्यकता है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। और बुंदेलखंड में सबसे बड़ी चीज ये है कि बुंदेलखंड जातिवार, नाम लिख दूं? बुंदेलखंड की जातिवार स्थिति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां जाति को माइनस करके विकास के नाम पर चुनाव लड़ना मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी का प्रयास सराहनीय कहा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड की तरफ देखा है, प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड की तरफ करना चाहते हैं। लेकिन ऐन चुनाव से पहले नवंबर के अंत में अगर बुंदेलखंड की विकास योजनाएं लाई जा रही हैं तो उस पर सवालिया निशान, प्रश्न चिन्ह जरूर लगाया जाएगा। रही बात झांसी के किले को, रानी झांसी लक्ष्मीबाई के किले के बारे में, जिस तरह से वहां पे जो किया गया है कि किस तरह से उसको लाइटिंग की जाएगी, उसको पूरी तरह से सुसज्जित किया जाएगा, उसमें किया जाएगा, अच्छी चीजें हैं जिसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन बस वही है कि ऐन चुनाव से पूर्व इस तरह की घोषणाओं, योजनाओं पर ये सवाल जरूर उठेगा कि ये चुनावी है। बिल्कुल, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गई हैं, डॉली शर्मा, कांग्रेस पार्टी से। डॉली जी स्वागत है आपका। डॉली जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही। डॉली जी, कल प्रधानमंत्री झांसी पहुंचेंगे, महोबा जाएंगे, कई सारी सौगातें देने वाले हैं। और अगर कल की बात करें, बीते हुए कल की, तो आपकी प्रियंका गांधी वाड्रा जो कांग्रेस की महासचिव हैं वो भी पहुंची थी, उन्होंने भी वहां दौरा किया और लोगों से मुलाकात की है। जी। क्या फायदा कांग्रेस को बुंदेलखंड से होता दिखाई दे रहा है, चूंकि अगर ये प्रधानमंत्री का जो दौरा है उसके बाद? जी देखिए, प्रियंका जी तो बेटियों के लिए गई थी, जैसे आपने देखा होगा, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो मुहिम उन्होंने उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए चलाई है, उसके लिए प्रियंका जी गई थी। क्योंकि लगातार जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश महिलाओं के साथ अत्याचार में नंबर 1 है।
तो इसी बात को आज आपने देखा होगा, खबर भी है अखबार में कि यूएस ने, अमेरिका ने अपने यहाँ की महिलाओं को भारत में जाने के लिए चेताया है कि अगर भारत आप भारत सावधानी बरते भारत जाने से पहले। खबरें आ रही हैं और जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तभी प्रियंका जी इस चीज को लेकर आई हैं, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ताकि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को, बेटियों को सशक्त किया जाए और उनको सदन में हिस्सेदारी और भागीदारी दी जाए। रही बात प्रधानमंत्री जी के दौरे की, तो प्रधानमंत्री जी के तूफानी दौरे सिर्फ और सिर्फ चुनाव के आसपास होते हैं। इससे पहले अगर प्रधानमंत्री जी शायद बुंदेलखंड आते तो लगता कि शायद उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता है, जहां जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां पुल गिरता है तो प्रधानमंत्री नहीं जाते, वहां कोई आपदा आती है तो प्रधानमंत्री जी नहीं जाते वहां। अब इस समय पे जाना और इस समय पे बुंदेलखंड के बारे में सोचना, ये तो सिर्फ चुनाव नहीं, सोचना नहीं। डॉली जी, जो योजनाएं काफी समय से चल रही थी, अब योजनाएं पूरी हो गई, उसका शुभारंभ करने जाना है। कुल मिलाकर उनको बात करें तो बुंदेलखंड को फायदा पहुंचने वाला है। मैं आपको योजना के बारे में बता देती हूँ। गाजियाबाद मेरा लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है डॉली जी, आपके पास आएंगे हमारे साथ और मेहमान भी हैं। बादशाह सिंह जी बने हुए हैं हमारे साथ। बादशाह सिंह जी, आपने बुंदेलखंड में बरसों आंदोलन किया है, कई बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे, आपसे बेहतर बुंदेलखंड की जो तस्वीर है, असल तस्वीर कोई नहीं जानता। आपका क्या सोचना है? विकास तो बीजेपी ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, वो बनकर तैयार हो चुका है, और झांसी खजुराहो 4 लेन सड़क है, वो भी बनकर तैयार है। अब पानी को लेकर जो समस्या थी उसको भी बीजेपी दूर कर रही है। तो सर, ये तो नहीं कहेंगे कि विकास नहीं हुआ है? विकास तो बीजेपी ने कराया है। विकास से ज्यादा जरूरी है सुरक्षा, सम्मान और समाज के हर तबके तक विकास की समस्या पानी की है। आज भी कम से कम 70 से 72% गांव ऐसे हैं जो पूरे साल साफ पानी मुहैया नहीं है उनके लिए, गांव के लोगों के, रहने वालों के। और अन्ना पशुओं की स्थिति तो ये है कि अगर आप रात में खेतों में देखें तो आपको जगह जगह टार्च जलती हुई दिखाई देंगी और लोगों की आवाजें सुनाई देंगी। और हमारे यहाँ उद्योग धंधे है नहीं, इंडस्ट्रियां है नहीं। बुंदेलखंड वासियों की जो जीविका है वो खेती है। अगर खेतों में पानी पहुंचेगा और ना कुछ होने से कुछ होना बेहतर है। मैं तो मानता हूं कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, लेकिन हम लोगों का भी ये मानना है कि अगर जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनता तब तक बुंदेलखंड का आम व्यक्ति आत्मनिर्भर बन करके अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। सर, बड़ा कारण क्या है? बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने शुरुआत की थी बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की, उसको लेकर केंद्र को प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन वो चीजें नहीं हो पाई। क्या सरकारें कोशिश नहीं करती हैं? अगर बीजेपी की बात करें तो अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं, वो जब पिछले चुनाव में आए थे, वायदा किया था कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी आती है तो बुंदेलखंड को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। आज उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, 4.5 साल का वक्त बीत चुका है, केंद्र में भी सरकार है। अगर प्रपोजल प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को भेजती है तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई आनाकानी होगी, प्रस्ताव पास हो जाएगा, अलग राज्य बन जाएगा। समस्या क्या है सर? केवल माननीय राजनाथ सिंह जी ने घोषणा नहीं की थी, उस मंच पर माननीय नितिन गडकरी जी भी थे और हमारी बुंदेलखंड की बड़ी और जो लोकप्रिय नेता हैं आदरणीय उमा भारती जी भी थी। और बड़े स्पष्ट शब्दों में झांसी की जनसभा में ये तीनों नेताओं ने घोषणा की थी कि हम लोग बुंदेलखंड अलग राज्य बनाएंगे। और देश में समय समय पर बड़े राज्यों का विभाजन होकर के छोटे राज्यों का सृजन हुआ है, पर मैं अब तक ये समझ नहीं पाया इस राज्य की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, जहां पर हर तरह के संसाधन है, उस राज्य के बारे में चुनाव के समय तो चर्चा होती है, इसके बाद में ये चर्चा बंद हो जाती है जी। जबकि हमारी जो समस्याएं उनका समाधान सिर्फ और सिर्फ बुंदेलखंड राज्य निर्माण से ही हो सकता है, अन्यथा किसी भी
देश की विकास यात्रा में या प्रदेश की 75 वर्ष का समय बहुत होता है। आज भी बुंदेलखंड के कुछ हिस्से इतने ज्यादा पिछड़े हुए हैं कि आपको देख करके सोच करके हैरत होगी। मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भी कई गांव आपको ऐसे दिखा सकता हूं और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के चित्रकूट जिले में भी। जी बिल्कुल। सैयद कासिम साहब, आपने वायदा किया था अलग राज्य का, वही सवाल आपसे है। केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, क्या कारण क्या है? क्या ये कारण है कि जो रेवेन्यू वहां से राजस्व आता है खनन के जरिए वो इतना ज्यादा है, उसकी वजह से फैसला ले नहीं पाती सरकार कि राजस्व में कमी आ जाएगी अगर अलग राज्य बन जाएगा, या फिर और कुछ कारण है सर? आपने बिल्कुल नस को पकड़ा है। जिस दिन बुंदेलखंड राज्य की मांग को मान लिया जाएगा उस दिन उत्तर प्रदेश के पास राजस्व की भारी कमी हो जाएगी। देखिए, बुंदेलखंड राज्य के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्य बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अटल जी की सरकार ने उत्तराखंड बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया, उसके बाद आपके झारखंड बना, तो राज्य बनाना बहुत जल्दी उनको उन्होंने जो चाहा वो किया। और मोदी जी तो उनसे कहीं ज्यादा मजबूत थे, कहीं ज्यादा लोकसभा राज्यसभा में उनके पास ताकत थी। इस मुद्दे का कोई विरोध न करता। बहुजन समाज पार्टी की सरकार 3 बार विधानसभा से प्रस्ताव पास करके बुंदेलखंड राज्य और बल्कि देश के 3 हिस्से में बांटने का उन्होंने प्रस्ताव भेजा था, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए था। बादशाह सिंह साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में उनके अच्छे संबंध हैं। उनकी बात से मैं पूर्णतः सहमत होते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि बुंदेलखंड राज्य में किसी भी तरह का राज्य बनाओ आंदोलन उस तरह से नहीं चल पाया जैसा आपने देखा होगा तेलंगाना में चला, जैसा उत्तराखंड में चला, जैसे छत्तीसगढ़ में चला, जैसे झारखंड में चला, जिसके नतीजे में वहां राज्य बने। यहां से बुंदेलखंड से मांग हमेशा उठी, लेकिन वहां बुंदेलखंड बनाओ राज्य जो बनाओ संघर्ष समितियां थी वो कई टुकड़ों में थी, वैसा संघर्ष वो नहीं कर पाए। दूसरी चीज ये थी कि बुंदेलखंड में खनिज संपदा तो बहुत है, बुंदेलखंड के जमीन के नीचे सोना भरा हुआ है, जिसको सोना ही आप कहिएगा, जो मिट्टी में सोना है। लेकिन वहां की गरीबी, वहां का विकास ना होना, वहां पे कमजोर लोगों का जो आपके खान पान है, रहन सहन है, खेती किसानी, पानी, मतलब आप ये समझिए कि बुंदेलखंड समस्याओं का अंबार है। और उसके बाद केंद्र की मोदी जी की सरकार जो बहुत लोकप्रिय सरकार है, जो सर्वग्रीव विकास की बात करती है, उससे भी अछूता अगर बुंदेलखंड रह गया। और 4.5 साल की योगी की सरकार के बाद देखिए, विकास सतत प्रक्रिया है, हर सरकार विकास करती है और ये विकास जो है किसी एक ये नहीं है कि हमने विकास किया तो उसको पब्लिसाइज करें। ये हमारा फर्ज है कि विकास हम करें, क्योंकि विकास का जो मामला जुड़ा हुआ है वो तमाम चीजों से उसकी जाती है। लेकिन जब आप पानी की समस्या, लोगों के रोजगार की समस्या, वहां आप देखेंगे तो गरीब इतना गरीब है कि उसके पास आज भी खाने को नहीं है। आप बुंदेलखंड में घास की रोटी की अगर कहीं बात आती है तो बुंदेलखंड से आती है। मैं फिर कहूंगा कि आपकी ये बात पूर्णतः सही है कि बुंदेलखंड को अलग राज्य न बनाने की एक वजह जो आप बता रहे हैं कि वहां खनिज संपदा, वहां का मामला, वहां का पैसा, वहां का राजस्व उत्तर प्रदेश से निकल जाने के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ ना बचता, और जो सरकार बुंदेलखंड को राज्य बनाती वो उत्तर प्रदेश में दोबारा लौटकर सरकार में ना आती। और बादशाह सिंह साहब की इस बात से मैं सहमत होते हुए बात कहूंगा कि बुंदेलखंड राज्य में कोई मजबूत नेतृत्व बुंदेलखंड का नहीं निकला जो बुंदेलखंड राज्य के लिए इतनी अच्छी लड़ाई लड़ सकता है, बुंदेलखंड राज्य बन सकता है। जी, पूर्वांचल की, माफ कीजिए, बुंदेलखंड की बात कर ही रहे हैं जो कल दौरा है। उसके अलावा आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, एक बड़ी खबर आई है दिल्ली से। आज एक बैठक हुई है दिल्ली में, बहुत अहम बैठक बीजेपी के लिए, जहां मंथन किया गया है और इस बार बूथ अध्यक्षों की निगरानी को लेकर भी कुछ लोगों को उतारा गया है और बड़े दिग्गज उतारे गए हैं। गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उनको भी नियुक्त किया गया है। उसके अलावा अगर बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी प्रभारी बनाया गया है। जेपी नड्डा जो है उनको प्रभारी बनाया गया। इस पर भी बात कर लेते हैं, इस पर रिएक्शन जान लेते हैं। बादशाह सिंह जी हमारे से बने हुए हैं। बादशाह सिंह जी, आज बीजेपी ने अहम बैठक की है, बूथ पहले से मजबूत है बीजेपी का और फिर से और मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया गया, तमाम बड़े दिग्गजों को सर उतार दिया गया है। बीजेपी नहीं चाहती कहीं कोई कमी हो, क्योंकि जो माहौल बन रहा है, बीजेपी चाहती है जो जीत 2017 में हमने दर्ज की थी उत्तर प्रदेश में,
वही फिर से हो, 300 का आंकड़ा पार करने की दिशा में ये कदम हम देख सकते हैं? वो तो स्वाभाविक है, चुनाव के समय चाहे बड़े दल हो, चाहे क्षेत्रीय दल हो, चाहे राष्ट्रीय दल हो, सभी पूरी तरह से जोर आजमाइश करते हैं। निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम बनाई जाती है, उनको फील्ड पे लगाया जाता है। वो बात अलग है कि सरकार चाहे जिसकी बन जाए, बाद में कार्यकर्ताओं की पूछ और जरूरत अपने आप खत्म होती जाती है। और आज जिस तरह से राजनीति में धन का प्रयोग हो रहा है, उससे धीरे धीरे राजनीति जो कभी विकास का माध्यम होती थी, लोगों की समस्याओं के समाधान का एक माध्यम थी, वो राजनीति धीरे धीरे पूरी तरह से व्यापार पर आधारित होती चली जा रही है। और आम व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति आज छोटा सा ग्राम प्रधानी का चुनाव भी अगर पैसा नहीं है तो नहीं लड़ सकता। मुझे लगता है कि आजादी के बाद जो संविधान बनाया गया और जिसमें ये बाबा साहब ने परिकल्पना की थी कि राजा के मरने के बाद उसका बेटा राजा होता था राजतंत्र में, तो लोकतंत्र में गांव में रहने वाला कोई भी अच्छा व्यक्ति, सच्चरित्र व्यक्ति और समाज सेवा कर सकेगा और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकेगा, बड़े पदों पर जा सकेगा। पर आज ऐसा दिखता नहीं है। आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हों, अगर आप ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत या नगर पालिका के चुनाव जीतना चाहेंगे तो उसके लिए आपको भारी संख्या में पैसे की जरूरत पड़ेगी। और ये तब्दीली मुझे लगता है 25 साल के अंदर भारत की राजनीति में आई और प्रदेश और देश में भी उसका असर पड़ रहा है। तो कह सकते हैं कि 90 के दशक के बाद, जब से बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और आपका बीजेपी है, तब से ही सिलसिला ज्यादा जोर पकड़ रहा है कि पैसा दो, टिकट ले आओ, चाहे वो प्रधानी का हो, विधायकी का हो, ब्लॉक प्रमुख का हो। कांग्रेस का जो शासनकाल था उस वक्त सर ऐसा नहीं होता था, क्योंकि बीजेपी तो अक्सर ये कहती है 70 साल में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तब ऐसा था वैसा था। बादशाह सिंह जी, आप ही से सवाल है सर, आवाज आ रही है? ठीक है, हमारे साथ डॉली जी बनी हुई हैं। डॉली जी, कैसे देखते हैं बीजेपी जो बूथ मजबूत करने में लगी हुई है, कांग्रेस पार्टी इस दिशा में काम क्यों नहीं करती? अगर नहीं कुछ किया है, किसी को फॉलो करके कर सकते हैं। जब बीजेपी ने जब से बूथ को मजबूत करना शुरू किया तब से वो लगातार जीत दर्ज कर रही है, तो बाकी पार्टियां उसको फॉलो क्यों नहीं करती? वो अपने बूथ को मजबूत क्यों नहीं करती अगर फायदा पहुंचता है तो? डॉली जी, आपका जो फोन है हम चाहेंगे उसे आप अनम्यूट कर दें, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आवाज आ रही है। जी, बीजेपी सिर्फ अपना बूथ मजबूत करने में लगी हुई है, अपने कोष को भरने में लगी हुई है। देश का युवा आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी से जूझ रहा है, उस पर उसका कोई ध्यान नहीं है। आज आप देखिए, अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। आज आप देखिए, महिलाओं की सुरक्षा पर कोई बात नहीं है, मिशन शक्ति पूरी तरह फेल है, वहां पर कोई चर्चा नहीं है। देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, हमारे देश की जो जीडीपी का क्या हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। देश सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। महंगाई आप देखिए, आज खाने के तेल के दाम, सब्जी के दाम, फल के दाम, रसोई गैस के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं, उस पर बीजेपी का कोई ध्यान नहीं है। तो देश ये अपना बूथ मजबूत करते रहे और देश को कमजोर कर रहे हैं, देश की जनता को कमजोर कर रहे हैं, उनकी बार बार रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं। देश की जनता आज आप देखिए ना, सब्जी फल की तो बात छोड़ दीजिए, एक वक्त की सब्जी के लिए सरसों का तेल कितना महंगा है, रसोई गैस के दाम देखिए आप। इन पर कोई चर्चा, कोई ध्यान, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ अपना बूथ मजबूत। सिर्फ बीजेपी देश विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सिर्फ बीजेपी सबसे अमीर पार्टी, सिर्फ यहीं पर ध्यान रह गया है। उद्योगपतियों के लिए ये सरकार चल रही है, देश की जनता से कोई सरोकार नहीं है इनका। अगर देश की जनता के लिए सोचे तो ये इस बार जो चुनाव में, उपचुनाव में जो हार आई है ना, इनकी जो हार हुई है, ये उसी का नतीजा है कि सिर्फ बूथ मजबूत करते रह गए और देश की जनता को कमजोर कर रहे हैं लगातार। ठीक है, तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ महंगाई और
जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जाकर जनता के बीच जाएगी और चुनाव का जो माहौल है वो बनाने की कोशिश करेगी। ठीक है सैयद कासिम साहब, आज जो बैठक हुई है 3 बड़े नामों को मंजूरी मिली है, उनको नियुक्त किया गया है, क्षेत्रवार प्रभारी बनाया गया है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? बूथ तो पहले से मजबूत था, और कितना मजबूत करना चाहती है बीजेपी? देखिए, मैं अगर इस फैसले को देखूंगा तो इसमें एक चीज मैं जरूर देखना चाहूंगा कि राजनाथ सिंह जी, नड्डा साहब और अमित शाह जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि 3 तरफ से ये 3 यात्राओं का नेतृत्व करेंगे और इसको ये बुंदेलखंड और क्या कहते हैं फिर आपका पश्चिमांचल और क्या वहां का हिस्सा और अवध और इसका हिस्सा जो है 3 हिस्से में बांट दिया गया है। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि भाई नड्डा जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको इस कमेटी में होना चाहिए। अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक कहे जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बनाने में अमित शाह जी का एक रोल रहता है, उनको होना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ही क्यों, देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए अब ये इस कमेटी को देखते हुए ये जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा जो की सरकार में आई है तो उसमें इनके ओबीसी वोट का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसमें विशेषकर कुछ जातियां, मजबूत ओबीसी की जातियां जो इनके पीछे खड़ी होती हैं, जिसमें लोधी जाति सबसे पहले रही है, कुर्मी जाति उसमें सबसे आगे रही है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो छोटी उपजातियां हैं उसके लोग भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में ये जो इनका वोट प्रतिशत 44 और 45% पहुंचता है, इसमें ओबीसी का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इस 3 नाम में कोई एक ओबीसी नेता का चेहरा न दिखाई देना। नहीं, सैयद साहब ये कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री रहे बीजेपी से राजनाथ सिंह, उसका भी अनुभव है, उसकी भी थोड़ी जानकारी उनको है, ये भी वजह है। लखनऊ से सांसद हैं, ये वजह है। भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप क्या सोचती है उस पर मैं नहीं टिप्पणी करूंगा शैलेंद्र जी, लेकिन मैं अपनी एक उत्तर प्रदेश की राजनीति समझ के हिसाब से ये बात जरूर कहूंगा कि इन नामों में किसी ओबीसी बड़े चेहरे का नाम ना होना चौंकाता है, एक चीज। दूसरी चीज, डॉली जी अभी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बूथ मजबूत करे, देश लूट जाए, डेट टूट जाए। देखिए, बूथ उनका मजबूत, किसी भी दल का बूथ अगर मजबूत होता है तो मैं मिसाल देना चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी 2012 के बाद से 3 चुनाव हार चुकी है, लेकिन आप देखेंगे तो उसका वोट प्रतिशत और समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत बराबर है। समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत और बसपा का वोट प्रतिशत बराबर क्यों है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ एक मीडिया का तबका है, तमाम उसकी मीडिया है, उनके आंदोलन है, उसके तमाम चीजें हैं, सब समाज। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास बूथ है, बूथ मैनेजमेंट उनका माइक्रो मैनेजमेंट है, और यही चीज भारतीय जनता पार्टी ने अडॉप्ट की है। जहां पर बूथ मैनेजमेंट और सरकारें संगठन से बनती हैं और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़ती है और सरकार बनाने के लिए बूथ मजबूत होना जरूरी है। ये कहना कि फला पार्टी बूथ पे काम कर रही है, हम तो देश पे काम कर रहे हैं। आप देश के लिए काम करती रहिए, महंगाई को मुद्दा बनाती रहिए, बेरोजगारी को मुद्दा बनाते रहिए, आप तमाम तरह के बातें करते रहिए, लेकिन उन बातों को बूथ का कार्यकर्ता जब तक तर्क के साथ नहीं रखता है तब तक वो बात फैलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कांग्रेस पार्टी फेल है तो उसकी वजह यह है कि उनके पास बूथ पे कार्यकर्ता नहीं है, उनके बूथ पे लोग बताने वाले नहीं है। टीवी डिबेट पे चंद चैनल आप जैसे के न्यूज जैसे लोग विकास को मुद्दा बनाकर डिबेट करते हैं, लेकिन देश के अन्य चैनलों पे आपको ये ना मुद्दा मिलता है ना ये बातें मिलती हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी कामयाब पार्टी है, बूथ माइक्रो मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा है। और जो कांग्रेस के साथ तो बदकिस्मती ये है शैलेंद्र जी कि कांग्रेस के पास जिला कमेटियों को 2-4 जिलों को अगर आप छोड़ दें, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी जहां पीएल पुनिया है, तो बाकी जनपदों में कांग्रेस के पास जिले की पूरी कमेटी के लोग अपने नहीं। जी, बड़े नेताओं की कमी है और युवा नेता की भी बात की जाती थी, उसमें भी अब कमी आई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब आपका, डॉली जी आपका भी, और बादशाह सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एसपी सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के मुद्दा में बात कर रहे थे बुंदेलखंड का जो दौरा है कल प्रधानमंत्री का, तमाम सारी सौगातें बुंदेलखंड वासियों को मिलने वाली हैं। क्या इन योजनाओं से तस्वीर बदलेगी, कितनी बदलेगी, देखने वाली बात होगी, और कितना फायदा बीजेपी को आने वाले चुनाव मिलेगा। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।